मंगला की 6 बेटियां थीं और 7वीं उसके गर्भ में थी। मंगला के पति की अचानक मौत हो जाती है। सास ससुर देवर देवरानी मिलकर मंगला और उसकी बेटियों को घर से निकाल देते हैं। मंगला अपनी 6 बेटियों को लेकर घर की दहलीज पर बैठी थी। माँ जी, पिताजी हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? माँ जी और पिताजी को मैंने एक पोता दे दिया है, अब वही उनका सहारा बनेगा। तेरी 6 बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? क्या पता तेरा 7वां बच्चा भी बेटी ही निकले। कौन कराएगा इनकी शादी? निकल जा हमारे घर से। हम तेरे जैसे मनहूस का साया भी अपने पोते पर नहीं पड़ने देंगे, हैं? इनके रहने से कहीं मेरे पोते को कुछ हो गया तो। पन्नू, इन्हें यहाँ से जल्दी निकाल। मंगला का देवर मंगला और उसकी बेटियों को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है। मंगला की बेटियां घर का दरवाजा खटखटाती हैं। दादा दादी, हमें घर के अंदर आना है, हमें घर से मत निकालो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सातों बच्चियां अपनी करुण आवाज से सबको पुकार रही थीं, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर वे वहां से चली जाती हैं। चलते चलते वे एक वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचती हैं। मंगला की 6 बेटियों में वंदना सबसे बड़ी थी। उसके बाद सुनंदा, जया, आशा, नेहा और निशा सबसे छोटी थी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं चला जा रहा है। निशा सड़क के किनारे बैठ जाती है। माँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, भूख भी लगी है। नेहा भी सड़क के किनारे बैठ जाती है। उसके साथ साथ सभी बच्चियां वहां बैठ जाती हैं। मेरी बच्चियों, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बहुत तेज धूप हो रही थी। मंगला खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। वो गर्भवती थी, उसे भी बहुत भूख लगी थी। वो एक ढाबे के बाहर पहुंचती है और ढाबे के मालिक से खाना मांगती है। मालिक, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरी बेटियों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। खाना चाहिए तो पहले काम करना होगा। क्या काम करना होगा मालिक? आप जो कहेंगे मैं सब करूंगी। जा जाकर सारे जूठे बर्तन साफ कर। जब तक ढाबा बंद नहीं हो जाता तब तक सारे बर्तन साफ करने होंगे, तब खाना मिलेगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मालिक। तुम लोगों की यही दिक्कत है, तुम लोगों को काम नहीं करना है लेकिन मुफ्त में खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है मालिक, दरअसल मेरी 6 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं, मैं उन्हें भी यहाँ ले आती हूँ। हम सब मिलकर रात तक के सारे बर्तन साफ कर देंगे। ठीक है। मंगला अपनी बेटियों के पास जाती है और उन्हें लेकर ढाबे पर आती है। वे सभी मिलकर ढाबे में पहाड़ जैसा जूठा बर्तन साफ करने लगती हैं। रात हो गई थी, अब ढाबा बंद होने वाला था। मालिक, सारे बर्तन साफ हो गए, अब हमें खाना दे दीजिए। अभी खाना देता हूं। ढाबे के मालिक ने ग्राहकों के जूठे प्लेट से बची हुई रोटियां और सब्जी एक पन्नी में इकट्ठा करके रखी हुई थी। वो पन्नी वो मंगला को दे देता है। ले, खाना खा ले। मंगला और उसकी बेटियां खाने से भरी थैली लेकर उसी वृद्धाश्रम के पास आती हैं और सड़क के किनारे बैठकर पन्नी खोलती हैं। वो देखती हैं कि पन्नी में रोटी के टुकड़े जरूर थे, लेकिन कोई भी रोटी पूरी रोटी नहीं थी। माँ, मालिक ने हमें ग्राहकों का जूठन दे दिया। कोई बात नहीं वन्ना, खा ले। अगर ये नहीं खाया तो अब खाना नसीब नहीं होगा, रात हो चुकी है। मंगला और उसकी बेटियां खाना खाती हैं, लेकिन उस खाने से उनका पेट नहीं भरता है। दिन भर की थकान, काम और आधे पेट खाने के कारण मंगला को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी बेटियां बुरी तरह से घबरा जाती हैं। माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, आंखें खोलो माँ, बाबा तो हमें छोड़कर चले गए, तुम कहीं मत जाना। वे सभी रोने लगती हैं। बच्चियों के रोने की आवाज वृद्धाश्रम के अंदर आश्रम की मालकिन के कानों में जाती है। वो अपने गार्ड के साथ बाहर आती हैं और मंगला को जमीन पर बेहोशी की हालत में देखती हैं। बेटी, तुम लोग कौन हो और ये औरत कौन है? इन्हें क्या हुआ है? वंदना उन्हें सारी बात बताती है। अनीता अपने गार्ड से कहती है कि मंगला को उठाकर घर के अंदर ले चले। बेटी, तुम लोग आश्रम के अंदर चलो। गार्ड मंगला को उठाकर आश्रम के अंदर एक कमरे में ले जाता है और सभी बच्चियां मंगला के पीछे पीछे आती हैं। अनीता डॉक्टर को बुलाती है। ये तो मां बनने वाली है, कमजोरी के कारण इन्हें चक्कर आ गया है। इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर मंगला को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? मेरी बेटियां? तुम्हारी बेटियां यही हैं तुम्हारे पास। मैं अनीता हूँ, इस वृद्धाश्रम की मालकिन। मंगला बिस्तर से उठने की कोशिश करती है।
तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। लेकिन ऐसी हालत में तुम अपनी बेटियों को लेकर सड़क पर क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ दूं? हमारा कोई नहीं है मालकिन, हम बेघर हैं। मंगला रोने लगती है। वो रोते रोते अनीता को अपनी और अपनी बेटियों की आप बीती बताती है। ऐसी बात है तो तुम लोग मेरे वृद्धाश्रम में रहो, यहाँ बुजुर्गों की सेवा करना। मेरे आश्रम में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी है, तुम्हारी बेटियां वहां पढ़ भी सकेंगी। मालकिन, जब मैं अपने 7वें बच्चे को जन्म दूंगी तो उस समय काम नहीं कर पाऊंगी और मुझे आराम की जरूरत होगी। तब भी क्या आप मुझे और मेरी बेटियों को अपने पास रखेंगी? माँ, तुम चिंता मत करो, उस समय तुम्हारा सारा काम मैं करूंगी। मंगला, तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत समझदार है। अब तुम लोग भरपेट खाना खा लो और फिर सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारा काम बता दूंगी। ठीक है मालकिन। अनीता 6 बेटियों को खाना खिलाती है और फिर वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह अनीता मंगला को वृद्धाश्रम का काम समझाती है। मंगला को आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने का काम दिया जाता है। ये तो बहुत अच्छा काम है मालकिन, इस काम में मुझे आनंद भी आएगा और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तुम्हारी सभी बेटियों का नाम मैंने स्कूल में लिखवा दिया है। कल से तुम्हारी बेटियों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। मंगला अपने काम में लग जाती है। वो आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को नहलाती धुलाती, उन्हें खाना खिलाती और शाम को उन्हें सैर करवाती। मंगला की सभी बेटियां भी स्कूल से लौटने के बाद बुजुर्गों की सेवा करती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मंगला के मां बनने का समय नजदीक आ रहा था। एक दिन आश्रम में काम करने के दौरान ही मंगला को प्रसव पीड़ा होने लगती है। अनीता अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अस्पताल ले जाती है, जहां मंगला एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कितनी प्यारी बच्ची है, हम इसका नाम प्यारी रखेंगे। मालकिन, अगर आपने मुझे और मेरी बेटियों को सहारा न दिया होता तो शायद हम जिंदा ना होते। मंगला, सबका रखवाला सिर्फ ईश्वर है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो किया है सब ईश्वर ने किया है। अनीता मंगला को लेकर आश्रम आ जाती है, जहां बड़े बुजुर्ग प्यारी को देखकर बहुत खुश होते हैं। मंगला की नवजात बच्ची के आने से आश्रम में बहार आ गई है। ऐसे देखकर हमें अपने बच्चों की याद आ गई। कैसे हमने अपने बच्चे पैदा किए और उन्हें पाला। मंगला, तेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। उस बुजुर्ग महिला ने बच्ची के माथे पर काला टीका लगा दिया। माँ, अब तुम कोई काम मत करना, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगी। लेकिन वंदना, तेरी पढ़ाई, तू काम करेगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? माँ, मैं समय निकाल कर पढ़ाई भी कर लूंगी। वंदना ने मंगला का सारा काम संभाल लिया। वो बुजुर्गों की सेवा करने लगी और जो खाली वक्त मिलता उसमें पढ़ाई करती। दीदी, हम लोग भी तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहते हैं, जिससे कि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। हाँ दीदी, हम सभी तुम्हारे काम में हाथ बटाएंगे। नहीं सुनंदा, तुम सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं काम अकेले ही करूंगी। हाँ, तुम सब बारी बारी से माँ और प्यारी का ध्यान रखना। ठीक है दीदी, हम सभी माँ और प्यारी का ध्यान रखेंगे। इस तरह वंदना और उसकी 5 बहनों ने मिलकर अपना अपना काम बांट लिया। 6 महीने तक वंदना ने आश्रम का सारा काम संभाला, जिसके बाद मंगला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और अपना काम संभाल लेती है। वंदना फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। मंगला बहन, तुम्हारी सभी बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं। खासकर सबसे बड़ी बेटी वंदना तो बहुत ही टैलेंटेड है। तुम्हारी बेटियां हीरा हैं, हीरा। मास्टर जी, ये सब तो मालकिन की कृपा से हुआ है, वरना हीरा को कोयला समझकर कूड़े में फेंक दिया गया था। मंगला की सारी बेटियां खूब मन लगाकर पढ़ाई करती और छोटी बहन प्यारी का ख्याल रखती। मंगला जब काम पर होती तो सभी 6 बहनें प्यारी की मां बन जाती। धीरे धीरे प्यारी भी बड़ी होने लगी। समय बीत रहा था, मंगला की उम्र भी बढ़ रही थी। वंदना अब 20 साल की हो चुकी थी। वंदना बेटी, अब तेरी शादी के लिए लड़का देखकर तेरे हाथ पीले करने होंगे। माँ, फिर कभी मेरी शादी की बात मत करना, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों वंदना, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी और अपनी सभी छोटी बहनों को पढ़ाऊंगी, उनकी शादी कराऊंगी। तू सबकी शादी कराएगी लेकिन खुद शादी नहीं करेगी, हाँ? माँ, अगर हम सभी बहनें शादी करके ससुराल चली जाएंगे तो तुम बुढ़ापे में अकेली रह जाओगी।
बुढ़ापे में इंसान को अकेले ही रहना पड़ता है बेटी। तू देख नहीं रही, इस वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग अपने अपने परिवार से अलग होकर अकेले ही तो रह रहे हैं। माँ, क्या इसी दिन के लिए तुमने हमें जन्म दिया था कि एक दिन हम सब तुम्हें अकेला छोड़ दें? हमारी वजह से तुम्हें घर से निकाला गया, हमारे लिए तुमने कितना संघर्ष किया और हम ही तुम्हें अकेला छोड़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। वंदना शादी की बात टाल देती है। वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाती है। वो अपनी सभी छोटी बहनों को पढ़ाती है। मंगला की सभी बेटियां भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा लेती हैं, जिसके बाद वंदना उन सब की शादी करवाती है। सभी अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। मंगला, तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत समझदार और होशियार है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। इस आश्रम को चलाने के लिए मुझे वंदना की जरूरत है। अनीता अपने वृद्धाश्रम के संचालन की जिम्मेदारी वंदना को सौंप देती है। अब अनीता और मंगला आराम करती और वंदना आश्रम का संचालन कर रही थी। सपना और दीप्ति दो सगी बहनें थीं। सपना काली तो दीप्ति गोरी थी। जिस तरह दोनों बहनों के रंग में जमीन आसमान का अंतर था, उसी तरह उनके स्वभाव में भी जमीन आसमान का अंतर था। गोरी बहन दीप्ति जिद्दी और नकचड़ी थी, तो काली बहन सपना सुलझी हुई और समझदार थी। रविवार का दिन था। सपना और दीप्ति के कॉलेज की छुट्टी थी। सुबह के 7 बज गए थे, लेकिन दीप्ति अभी तक सो रही थी। वहीं सपना सुबह 6 बजे उठकर रसोई में जाती है, जहां उसकी माँ कमला सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। माँ, कल रात आपके सर में दर्द था ना? आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। सबके लिए नाश्ता और खाना मैं बना दूंगी। तू भी तो देर रात तक पढ़ाई करती है, सुबह जल्दी उठ जाती है। तेरी नींद पूरी नहीं होती होगी, तू कितना काम कर पाएगी? अभी तो घर की साफ सफाई भी बाकी है। कोई बात नहीं माँ, मैं सारे काम कर दूंगी। तू तो सुबह उठकर घर का काम करने आ जाती है, लेकिन दीप्ति 12-12 बजे तक सोती रहती है। उसे तो घर की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। जाकर उससे कहती हूँ कि घर के काम में तेरा हाथ बटाए। कमला दीप्ति के कमरे में जाकर उसे जगाती है। क्या बात है माँ, क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सपना घर का काम कर रही है, जाकर उसकी मदद कर। क्या? मैं घर का काम करूंगी? मेरे गोरे गोरे हाथ काले पड़ जाएंगे। काम करने से गोरे हाथ काले नहीं पड़ते। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो ससुराल में करना पड़ेगा। मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी जहां बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर दीप्ति चादर से अपना मुंह ढक कर सो जाती है। सपना घर का सारा काम निपटाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। ये लो माँ, अदरक वाली चाय, पिताजी के लिए इलायची वाली चाय। मैंने गरम गरम आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाई है, आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। कमला, हमारी बेटी सपना कितनी संस्कारी और समझदार है, लेकिन इसका रंग काला है। कौन इससे शादी करेगा? सपना के बाबा, दिल छोटा मत कीजिए। हमारी सपना बहुत गुणवान है, इसे अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। सपना अपने माता पिता को गरम गरम आलू के पराठे खाने के लिए देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों बहनें कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीच सड़क पर काफी भीड़ लगी हुई थी। दीप्ति, वहां देख, ऐसा लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया। चल चलते हैं, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगी। आज मुझे ब्यूटी पार्लर जाकर पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाना है। धूप में निकलने के कारण मेरे गोरे गोरे हाथ पैर काले पड़ गए हैं। दीप्ति घर चली जाती है, लेकिन सपना भीड़ की तरफ जाती है। वहां जाकर उसने देखा कि एक गाड़ी में एक सुंदर सा नौजवान और एक बूढ़ी महिला, जो शायद उस युवक की मां थी, दोनों घायल हालत में बेहोश पड़े थे। लोग उन्हें देख तो रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। इन्हें जल्दी अस्पताल नहीं ले जाया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। सपना जल्दी से एक टैक्सी बुलाती है और दोनों माँ बेटे को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाती है, जहां वो दोनों का इलाज करवाती है। वो फोन करके अपने माता पिता को सारी बात बताती है। सपना के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों घायल माँ बेटे को होश आ जाता है। सारी बात जानकर वे सपना का बहुत धन्यवाद करते हैं। सपना बेटी, तुमने मेरी और मेरे बेटे कबीर की जान बचाई है। मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी तरह ही समझदार बहू की तलाश थी। कात्यायनी अस्पताल में ही सपना के माता पिता से सपना और कबीर की शादी की बात कर लेती है। लेकिन जब वो शादी का शगुन लेकर सपना के घर आते हैं तो उनकी मुलाकात दीप्ति से होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सपना की कोई बहन भी है। जिस तरह सपना गुणवान और समझदार है, उसकी बहन भी वैसे ही होगी। भाई साहब,
अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं दीप्ति की शादी अपने छोटे बेटे करण से करना चाहूंगी। भला मुझे क्यों एतराज होगा बहन जी? दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कात्यायनी दीप्ति की शादी अपने छोटे बेटे करण के साथ तय कर देती है। कुछ ही दिनों में सपना की शादी कबीर के साथ और दीप्ति की शादी करण के साथ हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहनें ससुराल आ जाती हैं। कबीर और करण दोनों अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। शादी के दूसरे ही दिन से सपना घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। तूने चाय क्यों बनाई बहू? हमारे घर में ये काम नौकर चाकर करते हैं। माँ जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मायके में मैं घर के सारे काम किया करती थी। अब यहाँ सारा दिन आराम करूंगी तो बोर हो जाऊंगी। घर के काम में बिजी रहूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। आप चाय पीजिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म कचौरी और सब्जी बनाकर लाती हूँ। दीप्ति बहू क्या कर रही है? माँ जी, वो अभी सो रही है। सपना रसोई में जाकर सबके लिए कचौरी और सब्जी बनाती है। सारे लोग जब नाश्ता करते हैं। आज बरसों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। आज नाश्ता सपना बहू ने बनाया है। नौकरों के हाथ के बने खाने में स्वाद ही नहीं आता था। आज भाभी के हाथ के बने खाने को खाकर ऐसा लग रहा है कि बस खाता ही रहूं। पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। दीप्ति, क्या तुम्हें भी भाभी की तरह अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है? नहीं, मैं तो कभी किचन में जाती ही नहीं हूँ। दीदी का रंग तो पहले से ही काला है, लेकिन आग के सामने खड़े होकर काम करने से मेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। दीप्ति बहू, घर का काम करने से कोई काला नहीं होता। काले या गोरे रंग से कोई खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता। मैंने सपना में जो इंसानियत देखी है वो कहीं नहीं देखी। सपना ने आते ही इस घर को अपना समझा। तुम भी इस घर को अपना समझोगी तो हमें अच्छा लगेगा। सास की बात दीप्ति को बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में आ जाती है। सपना, मेरी टाई कहाँ है? मेरी टाई नहीं मिल रही। आपकी टाई, कपड़े, जूते, मोजे सब बेड पर रखे हैं। और ये रहा आपका लंच बॉक्स। समय पर खाना खा लेना। मैंने आपकी पसंद का मटर पुलाव और पनीर की सब्जी बनाई है। तुम्हें मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चला? मैंने माँ जी से सब पूछ लिया है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। तुम्हारे जैसी पत्नी हर लड़के को मिलनी चाहिए। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं। दोनों भाई गाड़ी में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं। दोपहर में कबीर करण को खाने के लिए बुलाता है। भैया, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना आता ही होगा। क्यों, तुझे दीप्ति ने लंच नहीं दिया? कैसा लंच? सपना ने मुझे लंच पैक करके दिया है। मेरा मनपसंद मटर पुलाव और पनीर की सब्जी। करण जब लंच खोलता है तो उसमें 2 लोगों का खाना था। अरे, सपना ने तेरे लिए भी खाना दिया है। चल, दोनों खाना खाते हैं। दोनों भाई साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी करण के पास दीप्ति का फोन आता है। करण, मुझे शॉपिंग पर जाना है। ड्राइवर से कहो गाड़ी लेकर घर आ जाए। और हाँ, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो। ठीक है, तुम सपना भाभी को भी अपने साथ ले जाना, उन्हें भी शॉपिंग करा देना। उस काली कलूटी सपना को शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? वो तो जो भी कपड़े पहनेगी नौकरानी जैसी लगेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीप्ति? सपना तुम्हारी बहन है। बहन है तो क्या हुआ? मैं उसकी सारी चाल समझती हूँ। तुमने देखा नहीं, नौकरों के होते हुए उसने खाना बनाया। वो सबकी नजरों में अच्छी बनना चाहती है। वो रंग से ही नहीं, दिल से भी काली है। बस बहुत हो गया दीप्ति, अब मैं सपना भाभी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। करण ने दीप्ति के लिए गाड़ी भेज दी और 50,000 रुपए भी दे दिए। लेकिन दीप्ति शॉपिंग पर अकेली चली गई। शाम को जब करण और कबीर घर वापस लौटे तो सपना ने कहा, आप दोनों थक गए होंगे, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं सबके लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में सपना सबके लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती है। तभी दीप्ति शॉपिंग करके वापस आ जाती है। करण, आज हम दोनों बाहर डिनर पर चले? नहीं दीप्ति, मैं बहुत थक गया हूं, मैं आराम करना चाहता हूं। हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन ना तो हम हनीमून पर गए और ना ही आप मुझे कहीं घुमाने ले गए। मैं सारा दिन घर पर बोर होती हूँ। नई नई शादी तो कबीर भैया और सपना भाभी की भी हुई है, लेकिन सपना भाभी ने यहां आते ही घर संभाल लिया। तुम बोर हो जाती हो तो घर के काम में सपना भाभी की मदद क्यों नहीं करती? मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ, घर का काम करती हुई अच्छी थोड़ी लगूंगी। अब चलो तैयार हो जाओ, हम डिनर के लिए चल रहे हैं। करण को ना चाहते हुए भी दीप्ति के साथ डिनर पर जाना पड़ता है। दोनों डिनर करके देर रात घर लौटते हैं। तब तक सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। देर से सोने के कारण करण को दूसरे दिन जागने में भी देर हो जाती है। ओहो, दिन के 10 बज गए हैं, मैं सोता ही रह गया। करण हड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर आता है जहां कात्यायनी सोफे पर बैठी हुई थी। माँ, भैया कहाँ है? वो तो ऑफिस चला गया।
कहकर गया है कि अगर तेरा आराम करने का मन हो तो आज छुट्टी कर ले। नहीं माँ, आज तो हमारी बहुत जरूरी क्लाइंट मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। करण बिना खाए पिए हड़बड़ी में ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी और क्लाइंट जा चुका था। सॉरी भैया, मैं वो कल रात। कोई बात नहीं करण, शादी के बाद ये सब तो होता ही है। दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि तभी करण के पास दीप्ति का फोन आता है। करण, कल रात तुमने वादा किया था कि आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, लेकिन तुम ऑफिस चले गए। जल्दी से घर आओ। नहीं दीप्ति, मैं अभी घर नहीं आ सकता। अगर तुम अभी घर नहीं आए तो मैं मायके चली जाऊंगी। चली जाओ और वापस कभी मत आना। लगता है मैंने करण को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मुझे खुद में थोड़ा बदलाव लाना होगा। दीप्ति खुद को बदलने की कोशिश करने लगती है और सपना के काम में मदद करने लगती है।